हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का योरपीडिया और इंजीनियर्स करियर पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे। तो आज मैं जिस टॉपिक के साथ आया हूँ बच्चे, वो है टेस्टिंग कौन से मटेरियल की? मैं सीमेंट की बात कर रहा हूँ और सीमेंट के ऊपर भी बहुत सारे टेस्ट हैं। तो उसमें से मैंने आज जो टेस्ट पिक किया है वो है साउंडनेस, जो हम सीमेंट की पता करते हैं वेदर सीमेंट इज साउंड और अनसाउंड, वो वाला टेस्ट, राइट। तो चलिए देखते हैं। फिर से मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ अगेन, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन ज्वाइन। ऑनलाइन बैच भी चल रहा है हमारा, ऑफलाइन बैच भी चल रहा है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सभी के स्टूडेंट्स ऑफलाइन बैच में इनरोल्ड है, ऑनलाइन में भी इनरोल्ड है। और जो हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी आयोग जो 149 वैकेंसीज निकला है, डिपार्टमेंट अभी लिस्टेड नहीं है। तो जो बच्चे अभी तक अपनी प्रेपरेशन को सोच रहे हैं कि करें या ना करें, मतलब स्टार्ट करें कि नहीं करें, कुछ तो ऐसे होंगे जिन्होंने प्रेपरेशन किया है बट अभी उनको एक ब्रशअप या रिवीजन का रिक्वायरमेंट है। तो बच्चे मैं बता देता हूँ, इस सैटरडे से हम हाईवे इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे एंड ऑल द थिंग्स वी विल डू लाइक दिस वन। जो अभी आपको पीछे कंटेंट दिख रहा है, इसी तरह से मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू सारी चीज़ें कवर करवाऊँगा, साथ में उसके क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारा कम समय में बहुत सारा कंटेंट और बहुत सारा डाटा हमारा कवर हो जाए। सो दैट अगर मान लो हमारे पास 2 महीने हैं, 2.5 महीने हैं, 3 महीने हैं एग्ज़ाम के लिए, तो बहुत अच्छे से हमारी प्रेपरेशन हो जाए। इसके पैरेलली आपका जीके, हिमाचल जीके का जो क्लास है वो तो चल ही रहा है, विजेंद्र सर कॉन्टिन्यूसली टेकिंग योर क्लासेस, और भी आपके टेक्निकल क्लासेस चल रहे हैं। तो बच्चे अगर आपका फिर भी कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, यू कैन फ्री, आप कमेंट कर सकते हैं नीचे वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। मेरा यहाँ पे ये सीरीज़ जो है वो है कंसेप्ट थ्रू इमेजेस देखते हैं, क्योंकि जो विजुअलाइजेशन होता है उससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है और लंबे समय तक हम चीज़ों को समझ सकते हैं। अब मैं साउंडनेस की बात कर रहा हूँ बच्चे, सीमेंट की साउंडनेस। कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि जब भी हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं, मेरे ख्याल से सीमेंट सभी ने देखा है और कोई भी ऐसी जनता नहीं होगी जो मेरा अभी वीडियो सुन रही है उन्होंने सीमेंट नहीं देखा होगा या सीमेंट के बारे में नहीं सुना होगा। तो सीमेंट एक हमारा बाइंडिंग मटेरियल होता है बच्चे। तो जब सीमेंट में हम वाटर ऐड करते हैं तो उस सीमेंट के साथ वाटर ऐड करने के बाद सीमेंट में जो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन प्रोसेस, तो एक हीट भी इवॉल्व होती है, जिसको हम बोलते हैं एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये प्रोसेस है, राइट। तो बाद में क्या होता है कि जब मेरा सीमेंट हार्ड हो जाता है विद पैसेज ऑफ टाइम, तो उसके वॉल्यूम में जो चेंजेस आते हैं, काइंड ऑफ एक्सपेंशन होगा या वो सिकुड़ रहा है, श्रिंक हो रहा है, तो वॉल्यूम चेंजेस को हम पता करना चाहते हैं। और हम चाहते नहीं है कि उस सीमेंट में वॉल्यूम चेंजेस बहुत ज़्यादा हो, बिकॉज सीमेंट को मैं यूज़ करता हूँ कॉन्क्रीट के अंदर भी एज अ बाइंडिंग मटीरियल, और बहुत सारी जगह हम सीमेंट को यूज़ करते हैं अपना सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड के अंदर, राइट। तो बच्चे मैं अभी जो यहाँ पे बात करूँगा वो है सीमेंट के वॉल्यूम में जो चेंजेस आएंगे, दैट इज बेसिकली साउंडनेस का यही मतलब होता है, कितने वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं सीमेंट के जब वो हार्डन स्टेट में चला गया, राइट। तो सीमेंट के वॉल्यूम में चेंजेस पता करने के लिए हमारे पास 2 टेस्ट हैं साउंडनेस में। एक हमारे पास ली चैटलियर का टेस्ट है और दूसरा हमारे पास यहाँ पे ऑटोक्लेव टेस्ट है बेसिकली। अब सीमेंट में बच्चे अगर आप बात करोगे, सीमेंट में अगर आप चीज़ें देखोगे तो मेजर जो आपका इंग्रेडिएंट है वो आपका लाइम है, समझ रहे हो। मेजर जो है वो लाइम है। ये क्या करता है, ये स्ट्रेंथ भी देता है बेसिकली। लाइम जो है वो एक बाइंडिंग मटेरियल है। जब सीमेंट इवॉल्व नहीं किया गया था तो लाइम ही होता था पहले, ठीक है। तो लाइम मोर देन आपको 65 to 70% लाइम मिलेगा एज एन इंग्रेडिएंट सीमेंट के अंदर। तो वो लाइम जिसको हम बोलते हैं, जिसके कारण अनसाउंडनेस हो रही है, दैट इज फ्री लाइम। तो जिसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली, कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्या ये, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये ध्यान रखना बच्चे। तो सीमेंट फ्री लाइम के कारण अगर उसमें अनसाउंडनेस आ रही है तो हमारा जो टेस्ट होगा बच्चे वो है ली चैटलियर टेस्ट। अगर सीमेंट में अनसाउंडनेस मैग्नीशिया के कारण आ रही है या लाइम और मैग्नीशिया दोनों के कारण आपको अनसाउंडनेस पता करना है, देन वी हैव द ऑटोक्लेव टेस्ट। पहली चीज़ बच्चे, जब भी आप टेस्ट स्टडी करोगे, कोई सा भी सब्जेक्ट है, कोई सा भी टॉपिक है, किसी भी मटेरियल की आप बात करो, तो जब भी बच्चे आप टेस्ट की बात करोगे, ध्यान से सुनना, तो टेस्ट में आपको क्या देखना है, टेस्ट में आपको चीज़ें देखनी है। सबसे पहले एम, मतलब वो जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसका क्या पर्पस है, वाई वी आर कंडक्टिंग द टेस्ट। अगर मैं साउंडनेस टेस्ट की बात करूं, वाई वी आर कंडक्टिंग द साउंडनेस टेस्ट, तो हम ये पता करना चाहते हैं कि जब सीमेंट के साथ हमने वाटर मिक्स किया और सीमेंट में जो हाइड्रेशन प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा, तो कुछ समय बाद जब वो हार्डन स्टेट में जाएगा तो उसके वॉल्यूम में कितने चेंजेस निकल के आ रहे हैं, समझ रहे हो बात को। तो एक तो एम होगा। एम के बाद बच्चे जहाँ से सवाल आएगा, इससे बाहर से कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरा एपरेटस, तो वो जो आप टेस्ट कर रहे हो, जैसे आप सीमेंट का अनसाउंडनेस पता कर रहे हो, तो वो टेस्ट कंडक्ट करने के लिए आपने कौन सा एपरेटस या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया। दूसरा सवाल जो बनेगा यहाँ से, अगर पहला नहीं आया तो एपरेटस के ऊपर आएगा। दूसरा बच्चे यहाँ पे टेम्परेचर, एग्जामिनर टेम्परेचर में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। मतलब जब आप टेस्ट कर रहे हो, ध्यान सुनना, जब आप टेस्ट कर रहे हो ड्यूरिंग द टेस्ट
टेम्परेचर कितना रखना है, किसका, जैसे वाटर का टेम्परेचर आपको इतना रखना है, या ड्यूरिंग द टेस्ट आपकी लैब का टेम्परेचर इतना होना चाहिए, तो टेम्परेचर के ऊपर भी सवाल आता है। हाँ, अगर और थोड़ा सा आपको उलझाएगा, जैसे जेके में सवाल आते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वो पूछ लेगा कि जिस लैब में आप ये टेस्ट कर रहे हो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है। आरएच के ऊपर भी सवाल आता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, समझ रहे हो बात को। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ अगर कोई स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन है BIS के द्वारा, दैट इज़ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड है वो है IS 4031 पार्ट 3 है बच्चे हमारा, ठीक है। ये जो IS 4031 है, सीमेंट के ऊपर जितने भी फिजिकल टेस्टिंग होगी, हमारा जो स्टैंडर्ड है वो 4031 है, इसके बहुत सारे पार्ट निकल के आएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 अप टू 13-14 तक। अगर हम केमिकल टेस्ट की बात करते हैं, लाइक हमें लाइम सैचुरेशन फैक्टर देखना है, कितना इसमें मैग्नीशिया कंटेंट है, या उसको हीट करने के बाद रेजिड्यू कितना बच रहा है, तो बच्चे हमारे पास IS 4032 है जो केमिकल के लिए यहाँ पे टेस्ट कोड लिस्टेड है हमारे पास। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। इसके साथ प्रोसीजर भी कई बार आपसे, प्रोसीजर से भी कई बार आपसे सवाल पूछ लेता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए बच्चे। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सीमेंट की साउंडनेस की। अब देखो, अगर सीमेंट साउंड होगा बच्चे तो हमें दिक्कत नहीं है, तो अच्छी बात है, लेकिन सीमेंट अगर अनसाउंड होगा तो उससे प्रॉब्लम है। तो बेसिकली हम अनसाउंडनेस पता करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एपरेटस। एपरेटस देखो चेक करना। अब मैं अगर साउंडनेस की बात करूंगा बच्चे, साउंडनेस टेस्ट की, तो मैंने यहाँ पे जो फिगर उठाया बच्चे वो है ली चैटलियर एपरेटस है बच्चे, दिस इज ली चैटलियर एपरेटस। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास इस तरह से एक सिलिंड्रिकल सा आपके पास एक कंटेनर दिया जिसमें एक स्प्लिट दिया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसके साइज याद रखने की, इफ़ यू वांट टू रिमेंबर यू कैन रिमेंबर, ठीक है। इसका जो बच्चे ये डाया होता है वो 30 mm है, दिस इज 30 mm। अब ध्यान से सुनना वर्ड टू वर्ड जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, इधर उधर ना देखे, बस पिक्चर देखो और दिमाग में ढालो। डाया है 30 mm और इसकी हाइट भी है 30 mm, तो आप इसको बोल सकते हो एक स्क्वायर सिलिंड्रिकल आपके पास क्या है, स्पेसिमन, या आपके पास एक कंटेनर है। अब इसके बीचों बीच आपको कट दिख रहा है तो स्प्लिट है, दिस इज स्प्लिट, इसको मैं स्प्लिट बोलता हूँ। और ये जो स्प्लिट होता है बच्चे, ये जो गैप है यहाँ पे वो कितना है, वो आधा mm का है, 0.5 mm का है, ठीक है। इन्हें हम इंडिकेटर आर्म बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं इंडिकेटर आर्म, ठीक है। अब इन इंडिकेटर आर्म में हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग द टेस्ट, जब मेरा टेस्ट चल रहा होता है और इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टेस्ट, ये आर्म के बीच में कितना गैप है, डिस्टेंस है, उसमें कितना चेंजेस आ रहा है, वो हम मेजर करते हैं, ठीक है जी। तो चलिए बच्चे, ये मेरे पास यहाँ पे है अपरेटस, दैट इज ली चैटलियर टेस्ट के अंदर। अब इसमें हम क्या करते हैं बच्चे, चेक कर लो पहले तो प्रिंसिपल, पहली चीज़ जो आपसे पूछ रहा है। अब मैं चल रहा हूँ बाय दिस PDF, प्रिंसिपल चेक करना बच्चे, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस टेस्ट। तो यहाँ पे अगर मुझे सीमेंट के वॉल्यूम में चेंजेस मेजर करने हैं, एक्सपेंशन मेजर करनी है आफ्टर सीमेंट गेट्स हार्डन्ड, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना टेस्ट कंडक्ट करूँगा। तो दो तरह से हम वो चीज़ पता कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे पास है यहाँ पे है ली चैटलियर वाला अपरेटस, L फॉर लाइम, L फॉर ली चैटलियर। अगर सिर्फ और सिर्फ फ्री लाइम के कारण सीमेंट के अंदर अनसाउंडनेस पता करनी है, अगर फ्री लाइम के कारण सीमेंट के अंदर अनसाउंडनेस आपको पता करनी है, तो उस कंडीशन में हमारा बच्चे जो टेस्ट हो जाएगा, या जो आप अपरेटस यूज़ करोगे, दैट विल बी द ली चैटलियर टेस्ट के साथ चलोगे आप। L फॉर लाइम, L फॉर ली चैटलियर। हाउ टू रिमेंबर, इवन हाउ आई रिमेंबर, राइट। अब देखो, मेजर एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट ड्यू टू फ्री लाइम ओनली, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इट एंश्योर्स वॉल्यूम स्टेबिलिटी, साउंडनेस ऑफ सीमेंट। अच्छा, क्यों कर रहे हैं टेस्ट, वाई वी आर कंडक्टिंग दिस साउंडनेस टेस्ट। तो बच्चे, हम जिस सीमेंट को यूज़ कर रहे हैं अपनी कंस्ट्रक्शन में, अगर मान लो आफ्टर हार्डिंग दैट पार्टिकुलर सीमेंट इन द अनदर मटेरियल लाइक कॉन्क्रीट हम बना रहे हैं, तो विद पैसेज ऑफ टाइम हम बोलते हैं सीमेंट के अंदर क्या होता है, इनफाइनाइट टाइम तक हार्डेशन प्रोसेस चलता रहता है, जो केमिकल रिएक्शन होता है वो चलता रहता है। तो जब वो हार्ड होगा तो उसके वॉल्यूम में यहाँ पे क्या होगा बच्चे, चेंजेस आएंगे। मान लो उसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रही है, तो एक्सपेंशन होगा तो डेफिनेटली जिस जहाँ पे भी आपने सीमेंट को यूज़ किया है तो वहाँ पे भी एक्सपेंशन होगा, जिससे आपको विद पैसेज ऑफ टाइम क्रैक्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं। दैट इज़ नॉट डिज़ायरेबल इन द पर्टिकुलर मटेरियल और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। तो ये क्या करेगा कि वॉल्यूम स्टेबिलिटी इंश्योर करेगा। अगर आपका सीमेंट साउंड होगा तो वॉल्यूम में स्टेबिलिटी हाई होगी, मतलब वॉल्यूम वेरी नहीं करेगा। अगर सीमेंट अनसाउंड होगा तो वॉल्यूम इनस्टेबल होगा, वॉल्यूम बहुत ड्रेस्टिकली बढ़ेगा भी और कम भी होगा, राइट। अब कैसे करते हैं वो भी देखते हैं बच्चे। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये फिगर देख लो आप। अब इसके ऊपर आते हैं, और मेरे ख्याल से आपने किया होगा कभी ना कभी ये टेस्ट। अब बच्चे क्या करते हैं, अगेन ध्यान सुनना वर्ड टू वर्ड क्या बोल रहा हूँ। 100 ग्राम सीमेंट लिया, कितना सीमेंट लिया हमने, ये मान लो 100 ग्राम हमने सीमेंट ले लिया, ये सीमेंट हो गया,
ठीक है। अब इस सीमेंट में हमने पानी मिला दिया, वाटर H2O लिख दिया मैंने। अब कितना पानी मिलाना होता है, तो ये टेस्ट करने से पहले हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी वाला टेस्ट कंडक्ट किया होता है। या जो भी सीमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, मान लो मैं OPC 43 ग्रेड यूज़ कर रहा हूँ, OPC मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, OPC 43 ग्रेड ये वाला मैं सीमेंट अगर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके लिए स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की वैल्यू मुझे पता है, ठीक है। जनरली जो 30% रहती है OPC के लिए, मान लो मेरा जो P निकल के आया है, एन एग्जाम्पल, वो 0.28 मान लो 28% हो गया। ये हम टेस्ट करते हैं बच्चे विकेट ऑपरेटर्स की हेल्प से, ठीक है। ये स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए आपका वाटर निकल के आ गया। अब यहाँ पे आप कितना पानी मिलाते हो, अगेन ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो 0.78 टाइम्स स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी P। क्या बोला बच्चे, मान लो 28%, 100 ग्राम का 28% कर लो, 100 ग्राम का 28% कर लिया, 28/100 हो गया, तो कितना आ गया, 28 ग्राम आ गया। अब तुम बोलोगे पानी को ग्राम में कैसे मेजर करोगे, अरे एक जार लोगे, उसमें पानी डालोगे, उसको बैलेंस के ऊपर रखोगे, उसका मास चेक कर लोगे कितना है, समझ रहे बात को। अब तुमने उस 28 ग्राम का भी कितना डालना चेक करना, 78%, तो 78/100 इंटू 28 कर लो, यहाँ से आपके पास पानी निकल के आ जाएगा। अब वो पानी एकदम से नहीं डालना है, पहले आपने कुछ पानी डाला, आपने उस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया, दोबारा जो बचा हुआ पानी होगा वो डालोगे, अच्छे से उसको मिक्स कर लोगे, एक यूनिफॉर्म आप यहाँ पे मिक्स तैयार करोगे। ऐसा नहीं है किस तरह पानी ज़्यादा है, कहीं पानी प्रॉपर नहीं है, तो एक प्रॉपर मिक्सिंग आपने इंश्योर करना है। तो ये आपने कर दिया, जैसे आपने मिक्स कर दिया बच्चे, तो ये वाला जो हमारे पास मोल्ड है, ये वाला जो हमारे पास मोल्ड है, मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ एज पर स्टैंडर्ड। ये वाला जो मोल्ड है, इसके इनर साइड पे हम क्या करते हैं, लाइट ऑयलिंग करते हैं, कि जब हम यहाँ पे सीमेंट फिल करेंगे, तुम खुद सोचो, तो वो स्टिक भी हो जाएगा बाद में, जब वो हार्ड होगा तो इनर सरफेस पे चिपक जाएगा वो। यहाँ पे मेरे पास ग्लास प्लेट होती है, एक ग्लास प्लेट ये है, 2 ग्लास प्लेट होती हैं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इनकी डायमेंशन याद रखने के लिए, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये 50 mm बाई 50 mm की मेरे पास यहाँ पे ग्लास प्लेट होती हैं, स्क्वायर प्लेट है। इनके भी सरफेस के ऊपर लाइट ऑयलिंग की जाएगी, इनके भी सरफेस के ऊपर लाइट ऑयलिंग की जाएगी। तो मैंने जो यहाँ पे सीमेंट पेस्ट बनाया, जिसमें पानी कितना मिलाया था, 0.78, मतलब 78% ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, राइट। तो अब मैंने उस पेस्ट को, ये पेस्ट बन गया, मान लो ये पेस्ट बना हुआ है मेरे पास, उस पेस्ट को मैंने इसमें फिल कर दिया। अब कैसे फिल किया, इसके नीचे यहाँ पे पहले ग्लास प्लेट रखी जाती है, फिर इसके ऊपर वो पेस्ट डाला जाएगा। अब इसमें कोई कॉम्पैक्शन नहीं होती जैसे आप कॉन्क्रीट में करते हो, या जो आप सीमेंट मोटर का क्यूब बनाते हो उसमें भी आप क्या करते हो, उसको लेयर में फिल करते हो और कॉम्पैक्शन करते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। इसको आपने फिल कर दिया अच्छे से, और फिर आपने इसके ऊपर भी वो प्लेट रख दी, यहाँ पे दोनों, ये नीचे भी ग्लास प्लेट है बच्चे, ग्लास प्लेट, और ऊपर भी ग्लास प्लेट है, और इसके ऊपर आप कुछ यहाँ पे वजन रख देते हो, ऊपर से वेट भी रख देते हो। अब इस असेंबली को उठाया, मेरे पास यहाँ पे एक वाटर बाथ है। वाटर बाथ मतलब आपके पास एक ऐसा कंटेनर है जिसमें पानी है। अभी ध्यान रखना, ये पानी आपका ड्रिंकिंग वाटर है, बेसिकली पोर्टेबल वाटर है, जिसकी pH 6 से कम नहीं होनी चाहिए। IS 456 बोलता है कि आप कंस्ट्रक्शन में जो वाटर यूज़ करोगे, इट्स pH शुड नॉट बी लेस देन 6, शुड नॉट बी लेस देन 6, शुड नॉट बी ग्रेटर देन, मोर नहीं, शुड नॉट बी लेस देन 6, या ग्रेटर देन 6 भी आपने आंसर नहीं करना है, शुड नॉट बी लेस देन 6, स्टिक रहना है स्टेटमेंट के साथ। pH शुड नॉट बी लेस देन 6 पानी की। अब इस पानी का जो टेम्परेचर है, अगेन एग्जामिनर इंटरेस्टेड रहता है टेम्परेचर में, मैंने आपको ये भी बताया। तो पानी का टेम्परेचर कितना चेक करना, 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस। 27 में 2 घटाओ 25, 27 में 2 जोड़ो 29, मतलब 25 से लेके 29 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर होना चाहिए वाटर का। कैसे मेजर करोगे, अरे यहाँ पे आप थर्मामीटर डाल दो ना, टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए होता है, आपको पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे ग्लास प्लेट रखा है, ये ग्लास प्लेट है, नीचे भी यहाँ पे ग्लास प्लेट है, इस अरेंजमेंट को उठाया, इसके अंदर छोड़ दिया। कितनी देर तक रखना है, 24 घंटे तक इसको पड़ा रहने दो, इसको 24 घंटे तक पड़ा रहने दो। 24 घंटे के बाद, मान लो आज सुबह 9 बजे डाला तो कल 9 बजे इसको निकाल लो। बाहर निकालोगे, जैसे बाहर केयरफुली बाहर निकालना है। ये जो इंडिकेटर आर्म है, अब इसके बीच में कितना यहाँ पे गैप है, इनिशियल आपको पता था वो 0.5 mm है। अब मान लो वो गैप निकल के आया आपके पास, सेन एग्जाम्पल, वो आया गैप निकल के यहाँ पे 6 mm, वो कुछ भी हो सकती है, लेट इट बी एक्स वैल्यू, कुछ भी हो सकती है, 6 mm गैप निकल के आ गया। अभी कितना निकल के आया, 6 mm, जिसको एक्स बोल दिया। अब आपने ग्लास प्लेट आपने हटा दिया इसके ऊपर से। अब आपने क्या किया बच्चे, अब इसके आगे देखो, अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप क्या है, मेरे पास यहाँ पे अगेन एक कंटेनर है, अब उसमें वाटर पड़ा हुआ है। इनिशियली इस वाटर का टेम्परेचर वही है 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर यही है। अब मैंने क्या किया, अब इसको पानी में दोबारा डाल दिया मेजरमेंट करने का। अब इसको मैंने नीचे से हीट करना शुरू कर दिया। मान लो यहाँ पे वो कंटेनर है,
यहाँ पे मैंने इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे हीटिंग करना मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने हीटिंग करना इसको स्टार्ट कर दिया, पानी अनिले वाला। और इसके अंदर क्या रखा हुआ है, इसके अंदर मेरा वो मोल्ड है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब इस वाटर का जो टेम्परेचर है उसको 27 से आपने क्या करना है, बॉइलिंग टेम्परेचर तक लेके जाना है, मतलब इसको आपने उबालना है, ठीक है। और कितना टाइम लेना है, 25 से 30 मिनट। इतना भी हीट नहीं देना है कि 10 मिनट के अंदर ही पानी उबलना स्टार्ट हो गया। तो 25 से 30 मिनट, सिर्फ नॉलेज के लिए, 25 से 30 मिनट के अंदर आपका जो पानी है वो उबलना स्टार्ट होना चाहिए। और ये जो आपने अपना स्पेसिमेन रखा है, इसको अब क्या करोगे बच्चे, आप इसको उस उबलते हुए खौलते हुए पानी के अंदर डाल दोगे और इसको 3 घंटे तक उसको पड़ा रहने दोगे। समझ रहे बात को, 3 घंटे तक उसको पानी में पड़ा रहने दो, फिर इसको बाहर निकालो, ठंडा होने का उसका वेट करो। उसके बाद आप क्या करोगे, वर्नियर कैलिपर ले लोगे, आप स्केल होगा उससे भी आप मेजरमेंट कर सकते हो। तो ये इंडिकेटर आर्म के बीच में कितना गैप आया वो आप मेजर कर लो। ये वर्नियर कैलिपर है डिजिटल वाला, इसका भी लिस्ट काउंट आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट काउंट सर्विंग में कैसे निकालते हैं। व्हाट इज लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, एनी इंस्ट्रूमेंट, तो भी आपको पता होना चाहिए कितना होता है। जो एग्जाम में जनरली पूछ सकता है या लिस्ट काउंट होता क्या है बाय डेफिनेशन, वो भी पता होना चाहिए। तो चेक करना, इनिशियली मैंने आपको बोला वो 6 mm था, जिसको इसने L1 बोल दिया। अब मान लो हीट करने के बाद उसका स्प्लिट का या इंडिकेटर आर्म के बीच में गैप जो है वो बढ़ेगा या घटेगा बच्चे, इंडिकेटर आर्म के बीच में गैप बढ़ेगा या घटेगा, तो आंसर है बच्चे वो गैप की वैल्यू बढ़ेगी। अब क्यों बढ़ेगी, क्योंकि बच्चे क्या होता है कि सीमेंट विद पैसेज ऑफ टाइम उसमें जो केमिकल रिएक्शन चलती रहती है उससे क्या होगा बच्चे, उसके कारण उसके वॉल्यूम में चेंजेस और बड़े होते जाएंगे, पीछे वाले जो चेंजेस होंगे वो ऐड होते जाएंगे क्यूमुलेटिव। तो हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली सीमेंट का जो रेट ऑफ हाइड्रेशन, मतलब जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उनको हम फास्टर कर देंगे। कैसे फास्टर कर रहे हैं, हमने उसको गर्म पानी में डाल दिया, हमने इसको क्या किया, गर्म पानी में डाल दिया। अगर आपने वर्ड सुना है एक्सेलरेटेड क्यूरिंग भी होता है बच्चे, ठीक है, हमने इसको गर्म पानी में डाल दिया। ऐसा करने से क्या होगा कि जो सीमेंट अगर मान लो सेम एग्जांपल कि 2 साल या 10 साल या मान लो 15 साल बाद उतना एक्सपेंशन शो करता, तो हमने उससे क्या किया, वो 3 घंटे में काम करवाने की कोशिश कर रही है। समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो बच्चे बाद में हमने क्या किया कि उसको जब हमने 3 घंटे तक उबलते हुए पानी में डाला और हमने इंडिकेटर आर्म के बीच का गैप दोबारा मेजर कर लिया। मान लो वो निकल के आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, मान लो निकल के आ गया यहाँ पे 14 mm, लेट इट बी 16 mm या सॉरी 14 mm, नॉट 16, 14 mm, इसको मैंने x2 बोल दिया। अब जो 3 घंटे के बाद दैट इज बॉइलिंग वाटर में आपने डाला, उसके बाद इंडिकेटर आर्म के बीच में आपने गैप मेजर कर लिया, इंडिकेटर आर्म के बीच में आपने गैप मेजर कर लिया। तो पहले जब आपने गैप मेजर किया था, नॉर्मल पानी में डाला था, वो आया था 6 mm, जिसको यहाँ पे L1 बोला गया। 3 घंटे तक उबलते हुए पानी में डाला, जो गैप आया वो आया 14 mm मान लो। अब ये मत बोलना कि ये वैल्यू कहाँ से आ गई, मैं सिर्फ समझाने के लिए उठा रहा हूँ। तो कितना बेसिकली यहाँ पे और ज़्यादा स्प्लिट हुआ, तो L2 - L1 कर दो। 6 mm तो पहली बार था ही, 14 में से 6 घटाओ 8 mm। तो हमारा स्टैंडर्ड बोलता है IS 4031 पार्ट 3 कि अगर मैं OPC सीमेंट की बात कर रहा हूँ, वट एवर बी द ग्रेड ऑफ OPC सीमेंट, तो उसमें ये जो आपका स्प्लिट की वैल्यू है या जो एक्सपेंशन होगा वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लेस देन 10 mm। 10 mm से कम हो सकता है, 10 mm भी हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10 mm से ज़्यादा होगा बच्चे, अगर एक्सपेंशन 10 mm से ज़्यादा होगा तो सीमेंट अनसाउंड है, ओके। लेकिन अभी इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे भाई, हमने ये यूज़ करवाना ही नहीं है अपनी कंस्ट्रक्शन में। तो बच्चे हमारा IS 4031 पार्ट 3 क्लॉज अभी मुझे याद नहीं है बच्चे, ये बोलता है कि रीटेस्टिंग करनी है। यहाँ पे रीटेस्टिंग करोगे, अगेन दोबारा आप ये प्रोसीजर रिपीट करोगे, ठीक है। अगर रीटेस्टिंग में आपके सैंपल देखो, यहाँ पे एक सैंपल नहीं होता, 3 लिए जाते हैं। यहाँ पे 3 इस तरह के सैंपल लिए जाएंगे, उनका एवरेज चेक किया जाएगा। रीटेस्टिंग में अगर आपका जो सीमेंट है वो साउंडनेस के टेस्ट में पास हो गया तो पास है वो, अगर फेल हो गया फिर वो रिजेक्टेड हो गया आपका। समझ रहे बात को? तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हुआ होगा। बस इतना सा ही टेस्ट है ये। देखो क्या था इस टेस्ट के अंदर, अब मैंने इस टेस्ट के रिगार्डिंग में जो जो की पॉइंट है वो यहाँ लिख दिए हैं। ऐसे तैयारी करेंगे बच्चे हम, चाहे वो हिमाचल का पैटर्न है, चाहे वो पंजाब का है, चाहे वो हरियाणा का है, किसी भी स्टेट का है। पिक्चर डालेंगे, पिक्चर समझेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। समझ रहे बात को? साउंडनेस टेस्ट क्या है, ली चैटलियर मेथड से आप इसको पता कर रहे हो। L फॉर लाइम, L फॉर ली चैटलियर। ध्यान रखना कि अगर सिर्फ और सिर्फ फ्री लाइम के कारण आपको सीमेंट के अंदर अनसाउंडनेस पता करनी है तो आप ली चैटलियर वाला टेस्ट करते हो बेसिकली। अगर लाइम और मैग्नीशिया दोनों के कारण करनी है तो आप यहाँ पे ऑटोक्लेव करते हो। बच्चे जो अनसाउंडनेस होती है, एक चीज़ और बता दूँ, जो अनसाउंडनेस निकल के आती है सीमेंट के अंदर, फ्री लाइम अगर ये एक्सेस में होगा तो, मैग्नीशिया
अगर फ्री लाइम एक्सेस में है तभी आएगा, अनसाउंडनेस होगा। अब तुम बोलोगे सर लाइम हटा दो, अरे भाई लाइम ही तो सबसे ज़्यादा है, कैसे हटा दोगे उसको? क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ खतरनाक है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, चाहे वो आपकी लाइफ है, चाहे किसी भी फील्ड में आप चले जाओ। सो इसलिए चीज़ों को बिल्कुल मैनेज करके चलो बच्चे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना किसी चीज़ का। मैग्नीशिया, अगर मैग्नीशिया आपका यहाँ पे 3% से ज़्यादा बढ़ता है तो अगेन वो भी हानिकारक है। तो उस केस में आप क्या करोगे? ऑल्दो मैग्नीशिया तो रहता है एक हानिकारक इंग्रेडिएंट है, तो उस केस में आप क्या करोगे बच्चे? उस केस में आप ऑटोक्लेव टेस्ट कंडक्ट करते हो अगर आपको मैग्नीशिया के कारण यहाँ पे अनसाउंडनेस पता करनी। सल्फर भी होता है, सल्फर भी होता है, सल्फर के कारण भी अनसाउंडनेस होती है, लेकिन सल्फर के कारण जो अनसाउंडनेस होती है बच्चे उसको पता करने के लिए हमारे पास कोई टेस्ट नहीं है। मतलब सल्फर के कारण अगर अनसाउंडनेस पता करने के लिए टेस्ट होता तो वो भी हम दिखते हैं यहाँ पे कि ये एपरेटस से आप पता कर सकते हो, लेकिन नहीं है। तो मेजरली जो सवाल आता है वो आपका ऑटोक्लेव और ली चैटलियर के ऊपर आएगा, ये ध्यान रखना आपने। तो अगर मैं पूछूं क्या डेफिनेशन है भाई अनसाउंडनेस का, तो एबिलिटी ऑफ सीमेंट टू रजिस्ट द एक्सेसिव वॉल्यूम एक्सपेंशन आफ्टर द सेटिंग। सेट होने के बाद सीमेंट के वॉल्यूम में जो बहुत ज़्यादा चेंजेस आया, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ गया, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम सिकुड़ गया, वो पता करने के लिए मेरे पास जो टेस्ट है वो है यहाँ पे अनसाउंडनेस वाला टेस्ट। क्यों किया आपने? पर्पस से मैंने आपको बता दिया, टू एंश्योर द ड्यूरेबिलिटी एंड प्रिवेंट क्रैकिंग इन द हार्डन कंक्रीट। तो जिस कंक्रीट में आपने उस सीमेंट को यूज़ किया एज ए बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे, अगर वो अनसाउंड होगा तो जब वो सीमेंट आपका यूज़ किया गया है कंक्रीट के अंदर, वो हार्ड होंगे आपका कंक्रीट, तो उस कंडीशन में हमारा जो कंक्रीट होगा उसका भी वॉल्यूम में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीमेंट का वॉल्यूम चेंज होगा, क्रैक्स मिलेंगे जो ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे नहीं है, राइट। नेक्स्ट बोल रहे मेन कारण क्या है अनसाउंडनेस का? एक्सेस ऑफ फ्री लाइम। फ्री लाइम है और मैग्नीशिया है बेसिकली। सल्फर भी होता है, ऐसा नहीं सल्फर नहीं है, 3 है, सल्फर भी है, लेकिन सल्फर की अगर हम बात करें तो उसके कारण अनसाउंडनेस अगर पता करनी है तो हमारे पास कोई एपरेटस नहीं है। प्राइमरी मेथड कैसे करें? हम ली चैटलियर वाला टेस्ट कर रहे हैं तो भाई ली चैटलियर मेथड है, और दूसरा कौन सा है? ऑटोक्लेव मेथड। ये मैग्नीशिया के कारण अगर आपको अनसाउंडनेस निकालनी है ऑटोक्लेव के साथ चलोगे। डिटेक्शन ली चैटलियर किसके कारण अनसाउंडनेस बताएगा आपको? डिटेक्ट्स अनसाउंडनेस ड्यू टू फ्री लाइम ओनली, साउंडनेस नहीं। अगर सीमेंट साउंड होगा वो तो अच्छी बात है ना, अनसाउंड होगा तब वो खराब बात है, बुरी बात है। ऑटोक्लेव ये डिटेक्ट करता है अनसाउंडनेस ड्यू टू बोथ फ्री लाइम और मैग्नीशिया। फ्री लाइम और मैग्नीशिया के कारण जो अनसाउंडनेस होगी वो ऑटोक्लेव के हेल्प से पता करेंगे। ऑटोक्लेव टेस्ट में क्या होता है? जैसे नाम से बोलो ऑटोक्लेव मतलब एक प्रेशर कुकर टाइप होता है, उसमें हम एक स्पेसिफाइड डायमेंशन का अपना एक मोल्ड बनाते हैं, डाल देते हैं, और उसमें जो प्रेशर लगता है वो 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इस प्रेशर को हम वहाँ पे लगाते हैं बेसिकली, और उसके बाद क्या करते हैं हम उसके वॉल्यूम में चेंजेस मेजर कर रहे होते हैं परसेंटेज की टर्म में। मतलब जैसे स्टीम क्यूरिंग होती है सेम कंसेप्ट है, तो अभी मैं उसके ऊपर नहीं चल रहा हूँ बेसिकली। नेक्स्ट बच्चे इसमें ये भी मैंने आपको बता दिया, फिर भी मैंने एक टेबल की फॉर्म में इसको डाला हुआ है इधर कि आपको हेल्प हो जाए। प्रेपरेशन, सीमेंट पेस्ट बनाओगे, पूछेगा आपसे कि सीमेंट इज गेज्ड विद, कितने पानी के साथ मिलाया जाता है? आंसर होगा 0.78 पी इज द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। ठीक है जी। फिलिंग, आप मोल्ड को फिल कर दोगे और उसको ग्लास प्लेट से कवर कर दोगे। इमर्शन, उसको आप पानी में रखोगे, पानी का टेम्परेचर गलती मत करना 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस है जी, ठीक है। और कितनी टाइम तक पड़ा रहने दे रहे हो? 24 घंटे तक पड़ा रहने दे रहे हो। उसके बाद आप इंडिकेटर आर्म के बीच का गैप मेजर कर लो, जिसको L1 बोला गया है, ठीक है जी। अब आपने उस स्पेसिमेन को दोबारा उठाया, उसको आपने पानी के अंदर डाल दिया, उस पानी को आपने बॉयल किया और उसको पानी के अंदर पड़ा रहने दिया बॉइलिंग वाटर में 3 घंटे तक। उसके बाद उसको बाहर निकाला, ठंडा होने का वेट किया, अगेन आपने इंडिकेटर आर्म के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लिया, जो 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बच्चे। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ये टेस्ट था, ये टेस्ट खत्म कर दिया हमने। ये साउंडनेस वाला जो टेस्ट है ये फिनिश हो गया। यहाँ से आपको एक सवाल मिल जाएगा आराम से। अब सवाल भी देख लो जल्दी से, क्या सवाल है चेक करो। पहला बोल रहा है विच एपरेटस इज कॉमनली यूज फॉर द साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। सीमेंट की साउंडनेस टेस्ट के लिए कौन सा एपरेटस आप यूज करते हो? चेक करना। विकेट एपरेटस, तो ये किसके लिए होता है? विकेट एपरेटस से बच्चे आप कंसिस्टेंसी पता करते हो सीमेंट की, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। इनिशियल सेटिंग टाइम निकालते हो, फाइनल सेटिंग टाइम निकालते हो। तो इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम में एक केस में आप स्क्वायर नीडल यूज़ करते हो, दूसरे में आप एनुलर कॉलर यूज़ करते हो, और स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी में आप क्या करते हो? एक प्लंजर आप यूज़ करते हो, जिसके डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर डायमेंशन में इंटरेस्टेड है वहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि ली चैटलियर में डायमेंशन में एग्जामिनर इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे इंटरेस्टेड होता है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, बाद में बोलोगे सर आपने तो बताया नहीं ये चीज़। यहाँ पे जो इंडिकेटर आर्म होती है बच्चे, इस इंडिकेटर आर्म की जो लेंथ होती है वो 165 mm होती है, 165 mm। ये स्क्वायर सिलेंडर के लिए बताया था 30 by 30 का, और इसकी जो लेंथ होती है वो 65 mm है, ठीक है जी।
तो यहाँ पे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन विकेट अपरेटस के केस में इंपॉर्टेंट है। तो क्या आ गया बच्चे, ली चैटलियर मेरा आंसर हो गया, ली चैटलियर बी। स्लम्प कोन, भाई ये तो कंक्रीट की वर्केबिलिटी अगर आपको ऑन साइट पता करनी है तो मेरे पास क्या है बच्चे, मेरे पास स्लम्प कोन टेस्ट है जिसमें फ्रस्टम ऑफ कोन होता है, जिसको आप 3 लेयर में फिल कर रहे होते हो, अलग अलग यहाँ पे स्लम्प की वैल्यू डिफाइन है एज पर द वर्क। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यूटीएम, भाई ये तो टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट, बेंड टेस्ट या शियर टेस्ट इनके लिए होती है, तो ये तो रेस से बाहर हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है कि साउंडनेस टेस्ट मेनली डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ विच कंपाउंड। जो साउंडनेस वाला टेस्ट है वो कौन से कंपाउंड की प्रेजेंस को मेनली डिटेक्ट करता है। अब जो सीमेंट में अनसाउंडनेस निकल के आ रही है, फ्री लाइम, मैग्नीशिया और सल्फर, तो सल्फर के कारण अगर अनसाउंडनेस होगा, कोई अपरेटस नहीं है, कोई हमारे पास प्रोसीजर नहीं है, तो बाहर हो गया रेस से, बचे 2। अब चेक करना, बोला सिलिका के कारण होती है, नहीं। एल्यूमिनिया के कारण होगा, नहीं। फ्री लाइम के कारण होगा, यस होगा। आयरन ऑक्साइड के कारण होगा, नहीं। ठीक है जी, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है बच्चे, आप पढ़ लेना बाद में। ये डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट चेक करना, व्हाट इज द परमिसिबल एक्सपेंशन लिमिट इन द ली चैटलियर टेस्ट फॉर ओपीसी। ओपीसी के लिए कितनी है परमिसिबल लिमिट, तो ये जो बच्चे एक्सपेंशन है, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 mm, 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 mm, कुछ भी बोल दो, चाहे आपका ओपीसी में कोई सा भी ग्रेड हो बच्चे। ठीक है, तो कितना हो गया, 10 mm हो गया। तो ये जो लिमिट है ओपीसी के लिए, आरएचसी के लिए और लो हीट। आरएचसी मतलब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो गया बच्चे। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट मतलब जो जल्दी यहाँ पे आपको हार्डनेस देता है, जल्दी सेट नहीं होगा, वो क्विक सेटिंग सीमेंट हो गया। तो ये ध्यान रखना कि रैपिड हार्डनिंग में जैसे हम बॉक्स कंपाउंड की बात करते हैं, मेरे पास यहाँ पे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है और डाई कैल्शियम सिलिकेट है और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफ्रेट है, तो किसकी परसेंटेज कम होगी किसकी ज़्यादा होगी, इसके ऊपर सवाल बनता है बेसिकली। ठीक है जी। और जैसे यहाँ पे लो हीट सीमेंट है, लो हीट सीमेंट में ऐसी कौन सी चीज़ होगी जिसको आपने सीमेंट के अंदर यूज़ किया और उसको लो हीट बना दिया। तो बच्चे ओपीसी के अलावा जो सीमेंट है वो स्पेशल सीमेंट है, और स्पेशल सीमेंट के अंदर उनकी प्रॉपर्टीज़ को, मतलब जो इंग्रेडिएंट्स है उनको हमने हल्का सा यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ को वेरी करवाया है, जिससे जो भी हमें वैल्यू की रिक्वायरमेंट है या जहाँ पे भी हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें लो हीट सीमेंट यूज़ करना है या हमें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ करना है, तो उस तरह का फिर हम यहाँ पे अपना प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, राइट। एट वट टेम्परेचर इज द सीमेंट सैंपल इनिशियली केप्ट इन वाटर। इनिशियली जो सीमेंट के सैंपल है कितने टेम्परेचर पर रखे जाते हैं, देखो 25 भी दिया है, और मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो जल्दबाजी इसमें 25 आंसर टिक करके आएंगे, जो गलत है। 27 भी है। अगर मान लो यहाँ पे सेम एग्जांपल, अगर 20, 25, 27, 30 ये होता मान लो, तब भी आपने 27 पे चलना है, क्योंकि 27 आपके पास मेन टेम्परेचर, इसमें ये टॉलरेंस दिया हुआ है ±2 डिग्री सेल्सियस का, ये ध्यान रखना, सिर्फ टॉलरेंस समझे। तो कई बार आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द टॉलरेंस इन द साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में कितना यहाँ पे टॉलरेंस दिया हुआ है जब हम साउंडनेस वाला टेस्ट करते हैं सीमेंट के लिए, आंसर हो जाएगा ±2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, तो इसका आंसर सी निकल के आ गया। अगला सवाल पूछ रहे हैं बच्चे कि व्हाट इज द, अगला सवाल हो रहा है व्हाट इज, सॉरी, व्हेन इज द ऑटोक्लेव टेस्ट प्रीफर्ड ओवर द ली चैटलियर टेस्ट। मतलब कब ऑटोक्लेव वाला टेस्ट, ये भी मेरे ख्याल से आप आंसर कर सकते हो। ऑटोक्लेव वाला टेस्ट किया जाता है बेसिकली अगर आपको फ्री लाइम और मैग्नीशिया दोनों के कारण अनसाउंडनेस पता करनी है, और मैग्नीशिया अगर 3% से ज़्यादा है तो, और ली चैटलियर सिर्फ और सिर्फ फ्री लाइम के कारण आपको अनसाउंडनेस देगा। तो यहाँ पे आप ढूंढो कहाँ लिखा है कि जब आपको मैग्नीशिया के कारण भी अनसाउंडनेस बताना है, कहीं है मैग्नीशिया, यहाँ मैग्नीशिया लिखा है। ठीक है, व्हेन मैग्नीशिया कंटेंट एक्सीड 3%, तब आप क्या करोगे, ऑटोक्लेव वाला टेस्ट कंडक्ट करोगे बेसिकली। और इवन ली चैटलियर तो आप वैसे भी नहीं कर सकते, अगर मान लो आपको मैग्नीशिया के कारण यहाँ पे अनसाउंडनेस पता करना है। फॉर हाउ लॉन्ग इज द सीमेंट स्पेसिमेन बॉयल्ड इन द टेस्ट। तो टेस्ट जब आपने कंडक्ट किया अनसाउंडनेस वाला, तो वो सीमेंट स्पेसिमेन को कितने टाइम तक आपने बॉयल किया, 3 घंटे तक बॉयल किया। अगर वो पूछता द बॉइलिंग टेम्परेचर इज रीच्ड इन कितने टाइम में, तो 25 से 30 मिनट के अंदर उसको अचीव किया था। तो सवाल को ध्यान से पढ़ लेना, उसमें पूछा गया, इसका आंसर हो गया बच्चे 3 आवर्स। अगला बोल रहा है विच मेथड कैन डिटेक्ट अनसाउंडनेस ड्यू टू बोथ फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया। अभी बताया ऑटोक्लेव मेथड। ठीक है, ये जो ऑटोक्लेव वाला टेस्ट है। ओके, विकेट ये मैंने डिस्कस कर लिया, इसके ऑप्शन यहाँ कुछ और तो नहीं है, नहीं। चलो, अब साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज मेजर्ड। आप किस तरह से सीमेंट की साउंडनेस मेजर करते हो। साउंडनेस ऑफ सीमेंट भाई मेजर करने के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं ली चैटलियर वाला टेस्ट करूंगा या तो मैं ऑटोक्लेव वाला टेस्ट करूंगा। अब मैं ऑप्शन के ऊपर चलता हूँ।
परमेबिलिटी अपरेटस नहीं है तो भाई नहीं है इसके लिए वैलिड। पिक्नोमीटर ये भी वैलिड नहीं है। ली चैटलियर अपरेटस यस ये वैलिड है। अब देखो यहाँ पे ली चैटलियर फ्लास्क भी लिखा है, मैं बता दूँ आपको। और ली चैटलियर फ्लास्क आपने पढ़ा होगा, सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी में यूज़ किया जाता है उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो कंफ्यूज मत होना, जल्दबाजी मत करना कि तुम सी के बजाय डी आंसर टिक करके आगे। आंसर है इसका सी। पिक्नोमीटर से आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हो बेसिकली, वाटर कंटेंट भी आप निकालते हो पिक्नोमीटर की हेल्प से, राइट। परमेबिलिटी अपरेटस, तो आपका जो स्ट्रक्चर है उसकी परमेबिलिटी कितनी है, उसकी पोरोसिटी कितनी है, वो पता करने के लिए हमारे पास क्या है, वी हैव द परमेबिलिटी अपरेटस। तो ये सवाल भी मैंने निकाल दिए बच्चे, जो हमारा साउंडनेस ऑफ सीमेंट के ऊपर ये टेस्ट था। और टेस्ट के बारे में भी आपको बता दिया कि टेस्ट कैसे करते हैं, प्रोसीजर क्या है और इसमें हमारा स्पेसिमेन कैसा दिखता है। अब अगला हम यहाँ पे दूसरे मटेरियल के ऊपर आएंगे और इसी तरह से हम तैयारी करेंगे कम समय में ज़्यादा डाटा, पिक्चर के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ, सो दैट एग्जाम में आप भूले ना और एग्जाम फाड़ के आओ और अपना सिलेक्शन इंश्योर करके आओ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत।